हेलो दोस्तों, मैं जन सुलभ पुस्तकालय के लाइव इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू हूँ। और ये जन सुलभ का पुस्तकालय का 120वां कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत मैं आपसे रूबरू हूँ। और इसको कवि, उपन्यासकार, कहानीकार अर्पण कुमार जी चलाते हैं। और मैं उनका इस कार्यक्रम के शुरू में धन्यवाद। हेलो दोस्तों, क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हेलो। मैं ये जो मेरे दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो देख पा रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। क्या मेरी, हाँ, जी नमस्कार, जन सुलभ प्रसाद, लेकिन मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है ये मुझे पता नहीं चल पा रहा है, ताकि मैं अपनी बातचीत शुरू कर सकूँ आप दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने। और आज हम करेंगे कहानियों की बातें, और कहानियों की जो थीम है, कैसे कहानी लिखी गई, और मेरा एक रचनाकार का जो सफ़र होता है उसके बारे में हम आपसे कुछ चर्चाएं करेंगे। चर्चा, एक संवाद, जो भले ही आप सामने ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये जन सुलभ पुस्तकालय का बहुत शानदार कार्यक्रम है, जिसमें सभी रचनाकार पिछली बार आ चुके हैं पिछले कार्यक्रमों में। और मैं 120वीं कड़ी जन सुलभ पुस्तकालय की के उसके अंतर्गत में आ रहा हूँ। और ये अर्पण कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार मीता जी, और कुसुम भट्ट जी नमस्कार। और मैं, चूंकि ये कार्यक्रम इस तरह का है कि कोई सामने ना होते हुए भी आपके जो कमेंट्स वो आ रहे हैं, और मैं आपसे संवाद कर पा रहा हूँ उसी तरह से। सबसे पहली बात तो यह है कि एक लेखक कैसे लिखना शुरू करता है, वो लेखक ही क्यों होता है, क्या वो दूसरा काम क्यों नहीं कर पाता? अन्य काम भी दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी है, लेकिन एक कोई भी इंसान लेखक की तरफ या लेखन की तरफ कैसे मुड़ता है? और उसमें भी वो अपनी बजाय किस तरह चुन लेता है, कहानी या कविताएं या व्यंग या गजल या उस तरह की। तो मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और राजस्थान में भी मेरा जो जिला है, गांव है, वो पूर्वी राजस्थान में पड़ता है। तो पूर्वी राजस्थान के गांव में, अब भी गांव में रहता हूँ, गांव में नौकरी करता हूँ। कभी कभी तफरी के लिए या दोस्तों से मिलने जुलने के लिए शहर या महानगर की तरफ चले जाते हैं। तो चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि है, गांव में पढ़ा लिखा हूँ। बाकी तो शहरों में जो पढ़ाई हुई है, बहुत अधूरी पढ़ाई हुई है मेरी, ऐसी पूरी। आप ये अनुमान या ये ना सोच लें कि मैं बहुत पीएचडी होल्डर हूँ, या मैं कोई एमए हूँ, या मेरी तो अधूरी बीए है। मैं अभी आपके सामने ये कह पा रहा हूँ, तो मैंने बीए भी, मेरी एक साल लटक गई थी, तो मैंने बीए भी पूरी नहीं की। लेकिन जब आप बचपन से चीज़ों को देखते हैं, बचपन में आपको सपने होते हैं, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में कोई भी मेरा जैसा आदमी, जो उस तरह का स्वभाव हो और जिसका कुछ अलग करने की एक इच्छा हो, तमन्ना हो। तो मैं भी जब गांव से पढ़ता था और गांव से शहर में आया, जब गांव की शिक्षा पूरी करके, और शहर भी हमारे एक पास का शहर है हिंडौन, जो 30 किलोमीटर है। और मैंने पहली बार फिल्म देखी गंगा की सौगंध। तो कल भी, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझिए। और मुझे लगा यार, ये पर्दे पे जो आ रहा है, अगर काश हम भी पर्दे पे होते। वहां से एक लेखन का कीड़ा तो नहीं लगा, लेकिन एक ऐसा भूत सवार हुआ कि सपनों में वो पर्दे नजर आते थे, पर्दे पे हम नजर आते थे। और इस तरह का एक बचपना था, मतलब ये करें किशोर अवस्था थी। और बचपन छोड़ के किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। किशोर अवस्था में मेरे ही नहीं, हर हिंदुस्तानी किशोर के या किशोरियों के एक सपने होते हैं, वो बहुत शानदार सपने होते हैं। और आदमी, बहुत सारे लोग उन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, और उन सपनों को कभी मरने नहीं देते। तो मेरा सफ़र शुरू होता है इस तरह ही, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जब मैं करता था। तो एक बार मैं बीमार पड़ा, कहीं मिलिट्री मैं एडमिन, मतलब मिलिट्री की सर्विस ज्वाइन करने के लिए गया था, कि भाई चलो यार, कहीं नौकरी नहीं लगेगी तो 11वीं पास करके। और एक दो बार फर्स्ट ईयर में फेल भी हो गए थे, मतलब मैं साइंस में तो लगा कि यार हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब। तो जीवन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, जिंदगी के लिए। शादी हो चुकी थी, और आप जानते हैं गाँव में शादियाँ पहले, अब नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा इस जमाने की मैं, पहले मेरी तो शादी में जब 7वीं में पढ़ता था तब हो गई थी। तो बहुत बचपन में शादी हो गई थी। तो और ऐसा लगता था। और मैं जब 11वीं 12वीं में आया था,
पत्नी आ चुकी थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की ज़िंदगी में आपके सपनों को कितनी जगह बची होती है आपकी आँखों में उन सपनों के लिए, या आपके अंदर कितना कुछ अलहदा करने का जज़्बा बचा होता है। तो ये सफ़र शुरू होता है दोस्तों जब मैं 11वीं पास करके और फर्स्ट ईयर में महारानी श्री जया कॉलेज भरतपुर में 2 बार मैथ साइंस लेके और फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हो चुका था। और मैंने सोच लिया था कि साइंस पढ़ना मेरे बूते का रोग नहीं है, बूते की बात ही नहीं है। मतलब मैं गणित का आदमी या साइंस का आदमी कभी नहीं हो सकता हूँ। ये मेरे दिमाग में भी बैठ चुकी थी। ये मेरे 2 बार जो मैं फेल हुआ उसने सिद्ध भी कर दिया था। फिर मैं अपने बड़े भाई के साथ भवानी मंडी चला गया था। वहाँ मैंने इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से फर्स्ट ईयर पास की, सेकंड ईयर पास की। और जब मैं फाइनल ईयर में था और वहीं मैंने एक उपन्यास लिखा, जो उस तरह का उपन्यास था ना जो रेलवे स्टॉलों पे रखे रहते हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे उपन्यास आप कुछ भी कह लीजिए, जिनको आजकल लोग लुगदी साहित्य कहते हैं, कि भाई वो लुगदी साहित्य था। लेकिन हम पढ़ना उनसे सीखे। हमारी भी तमन्ना थी कभी के रेलवे स्टॉलों पर हमारा भी कोई मोटा उपन्यास इस तरह से रखा जाए, बाकायदा फोटो सहित, नाम सहित, तो कितना मजा आए। और मैंने एक इसी धुन में वहाँ जब मैं भवानी मंडी पढ़ता था, तो मैंने एक उपन्यास लिखा था वैश्या की औलाद, और पूरे 2 रजिस्टर उसके भरे थे मैंने। और मैं और एक मेरा दोस्त था जो जिसका नाम इंदर था। हम उसको लेके भवानी मंडी में घूमते थे, भाई कुछ छाप दे यार हमारा उपन्यास, भले ही 5 प्रतियां ही छाप है। लेकिन वो कहते भाई हम तो शादी कार्ड छापते हैं यार, यहाँ कहाँ उपन्यास छापते हैं, अगर शादी नहीं हुई हो तो उसके कार्ड छाप देते हैं। मैंने कहा शादी भी होगी, बीबी भी आ गई, दोनों दोनों चीज़ें हो चुकी हैं मतलब। और अब तो बच्चे पैदा करने की तैयारी है। और ये बात सेकेंडर की बात है ये। लेकिन वो उपन्यास चूंकि नहीं छपना था और वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं, उन्होंने कहा मेरठ चले जाओ वहाँ छपता है। तो मैंने उनको उदाहरण देके बताया यार देखो मोटे मोटे जो उपन्यास रेलवे स्टॉलों पर रखे रहते हैं, ये उस तरह का उपन्यास है। और आप छाप दीजिए, मतलब पैसा ले लीजिए। तो पहली बार जिंदगी में ये निराशा हुई कि यार लिखने का कोई मकसद नहीं रहा, मतलब भी नहीं रहा, ये तो कहीं छपेगा भी नहीं। और मैं नहीं जानता था कि मेरा साहित्य से बिल्कुल परिचय नहीं था, भाई ये लिटरेचर कौन सी बला का नाम है और वो कौन सी दुनिया है। लेकिन जब मैं वहाँ से सेकेंड ईयर पास करके बीए की एग्ज़ाम देने वाला था, तभी मेरा टीचर ट्रेनिंग में नंबर आ गया था। एसटीसी जिसको कह राजस्थान में एसटीसी बोलते हैं। तो वहाँ करौली आ गया था। और लेकिन उससे पहले भवानी मंडी में मैं ये जो साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी, धर्मयोग, ये चीज़ें पढ़ता रहता था। ये बिल्कुल तय बात है। इन चीज़ों ने मेरे को लगा यार इनमें जो चीज़ कहानियाँ हैं, कविता हैं, ये कुछ बहुत अलग हैं, अलग तरह की हैं मतलब। और ऐसा लिखा जा सकता है अगर कोशिश की जाए। और मैं फिर वहाँ से जो स्थानीय अखबार हैं, मैं वहाँ करौली आ चुका था। और करौली के जो स्थानीय अखबार हैं, हमारे जो पास में शहर था हिंडौन, उनके स्थानीय जो अखबार होते थे, पहले स्थानीय अखबार चलते थे, अच्छे चलते थे। तो उनमें कोशिश करता था कोई कहानी लिखने की। बहुत ऐसी बचपने जैसी कहानी लिखता था। और कविताओं की तुकबंदी करने की, वो छप जाती थी तो बड़ा उत्साह बढ़ता था। कभी कभी एक व्यंग भी लिख देता था, तो वो भी छप जाता था। लगता था यार आप अपन लिख सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। और मैं एक डायरी रखता था, और डायरी में मेरी बहुत सारी तुकबंदियाँ, पूरी डायरी भरी पड़ी थी मेरी तुकबंदी। और हम उन्हीं को ही कविता मान लेते थे कि यार। और वो ऐसे थे जैसे प्रेम, ज़्यादातर जो प्रेम होता है, प्रेम में एक अपन गजल कहने की कोशिश कर ले, गजलों के बारे में एबीसीडी जानते भी नहीं थे। गीत कहने की कोशिश करते थे, लिखने की कोशिश करते थे, लेकिन गीतों की कुछ पृष्ठभूमि भी नहीं समझ पाते थे। कविताएं जो भी हो, बस मतलब तुकबंदी से था, बात कहनी है, अपने जो कहना चाहिए वो आ जाना चाहिए, और तुक मिल जानी चाहिए, मतलब बस ये इतना हमारा उद्देश्य रहता था। तो हम ये करते थे। और एक एक डायरी, दो दो डायरी भर जाते थे। और जब टीचर ट्रेनिंग के दिन शनिवार को सभा होती थी, तो हम बड़े उससे गर्व से सुनाते थे, या उन स्थानीय अखबारों में छपी अपनी रचनाएं दिखाते थे। लेकिन चूंकि ये पर्याप्त नहीं था, मतलब एक जो चीज दिमाग में आ चुकी थी भाई ये है यार, कुछ नहीं, मतलब यार ये कुछ जिंदगी ऐसे जा रही है। तो मैंने कहा चलो इधर तो होता रहेगा कुछ लेखन में तो, लेकिन अपन पहले एनएसडी में ट्राई करते हैं।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कोशिश करते हैं वहाँ जाने की। तो वहाँ से मैंने जैसे तैसे, पता नहीं आज तो मुझे ये ठीक से याद भी नहीं है कि कभी दिल्ली जाने का सपना देखा था, तो जा तो पाए नहीं। 2006 में तो गया था मैं दिल्ली पहली बार। दिल्ली देखी 2006 में थी मैंने। तो तब दिल्ली से पता नहीं कैसे एक फॉर्म मंगाया मैंने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, टेलीविजन फिल्म का जो इंस्टीट्यूट है सरकारी, वहाँ से भी मैंने जैसे तैसे, पता नहीं अपने एक गांव के कुली के माध्यम से, जो नई दिल्ली स्टेशन पे काम करता था उसके माध्यम से, और दोनों जगह फॉर्म अप्लाई किए मैंने। चला इसमें लिखा था अपन यार कुछ डायरेक्शन में या एक्टिंग में चले जाएंगे, जो भी है करना, नौकरी ये दिमाग में था ही नहीं, मतलब कि घर चलाने के लिए नौकरी भी कभी करनी पड़ेगी, और ये मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब, और ये मेरा एटीट्यूड भी नहीं था, मतलब मेरा गोल भी नहीं था, मतलब। लेकिन जिंदगी जो दिखाए वो बहुत कम है, मतलब क्यों हम जो चाहते हैं जरूर नहीं वो हो जाए, कुछ चीज़ें अलग राहें बहुत छटी जाती हैं। तो मेरा वहाँ भी चयन नहीं हुआ, चूँकि मैं बीए के लास्ट ईयर में था और वहाँ स्नातक चाहिए था, और मेरे दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, मतलब। नमस्ते रजनी जी। और ये हुआ कि जब दोनों जगह से एनएसडी और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, तो मैं नहीं जानता था वो क्यों रिजेक्ट हुए, मतलब। लेकिन एक जो निराशा थी, हम अखबारों में बड़े गौर से देखते थे कि वहाँ एक्टिंग का अवसर है, अपने फोटो भेजो, बायोडाटा भेजो, हम भेजते थे, फोटो भेजते थे, और वहाँ से कोई लेटर आता तो बड़े खुश होते थे। बाद में पता चलता था ये तो सब फेक काम है, मतलब बहुत ही एक लूट खसोट का। चूंकि इतनी समझ पैदा हो चुकी थी कि ये रास्ते वो रास्ते नहीं है जो एनएसडी के माध्यम के रास्ते हैं, या एफटीटीआई के रास्ते हैं, मतलब वो पूनम, ये रास्ते अलग है, मतलब ये कोई अलग दुनिया है जो एक झूठ और लूट के लिए लोगों ने अखबारों में विज्ञापन देते थे। नमस्कार कविता जी। और जब ये लगा तो मैं मेरी एक गोष्ठी मुझे याद है, जब पहली बार करौली में हुई थी। उसमें विनोद भद्रत जो हमारे बीच अभी बहुत अच्छे कवि हैं, और डॉक्टर शंभू गुप्त जो आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं। और उस वक्त करौली शहर में एक कवि हुआ करते थे, अर्जुन कवि, जिनका दोहों में विश्व रिकॉर्ड है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका वो रिकॉर्ड शामिल है कि सबसे ज़्यादा दोहे अर्जुन कवि ने पूरे वर्ल्ड में रखे हैं। कम से कम मैं 22,000 से भी ज़्यादा दोहे हैं उनके। और मैं उनके सानिध्य में रहा, उनकी गोष्ठियों में शामिल जब होने लगा, तो ममता जी नमस्कार। और मेरा सौभाग्य है कि ममता जी, ममता कालिया जी हमारे सुन रही हैं। मुझे तो लगता है मैं तो बच्चा हूँ उनके लिए। तो मुझे लगा कि ये एक दुनिया है यार, साहित्य की अलग। विनोद भद्रत बहुत शानदार कविताएं सुनाई डॉक्टर शंभू गुप्त ने, और अर्जुन कवि ने जब दोहा पढ़े, तो मैंने कहा ये अलग लिटरेचर है यार। और ये मुझे मान के कोई बात नहीं है, एक्टर वैक्टर नहीं बने तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीज करनी है। और उनके मैं लगातार सानिध्य में रहा, तो मुझे लगा लिटरेचर बहुत अलग चीज है। और जब मेरी नौकरी चित्तौड़गढ़ लगी, तो मैं दिन रात मतलब स्कूल बहुत कम जा पाता था, और रात के 3 बजे तक अलग अलग लिफाफे बनाता था। ये साप्ताहिक हिंदुस्तान का लिफाफा, ये धर्मयुग का लिफाफा, ये कादम्बनी का लिफाफा, ये सरिता का, ये मुक्ता का, ये दैनिक नवज्योति का, ये राजस्थान पत्रिका का, और रजिस्टर मेंटेन करता था कि ये कविता इस तारीख को इस पत्रिका में भेजी गई थी। और खूब कविताएं पेस्ट करते थे हम, मतलब लिफाफे भर के। और जब कोई कविता या लिफाफा, और मैं वापसी के लिए लिफाफा लगाना जरूरी था अंदर, टिकट लगा के। मुझे लगता था कि यार अगर कोई लिफाफा या कविता 15 दिन 20 दिन अटक गई तो समझोगे यार छपेगी जरूर। बड़े खुश होते थे हम, और लगता था यार हमारी छपेगी यार 20 दिन में, यार वहां से कादम्बनी से अपनी लौट के नहीं आई। लगता था कि वो जो डाकिया था उसका नाम पुष्कर था। और मैं चित्तौड़गढ़ का एक तहसील थी पहले तो, मतलब जो अब तो जिला बन चुका प्रतापगढ़, और उसकी एक पंचायत समिति है, तहसील है अरनौद, उसके गांव में हम रहते थे। वो पुष्कर कहता था कि भाई साहब आप करते क्या हो, आपके डांक बहुत आती है, जलौट में सबसे ज्यादा डांक आपकी आती है। तो मुझे लगता था वो 10-20 लिफाफे जब लौट के वापस आते थे तो इतनी हताशा निराशा होती थी कि यार क्या रात भर 3 बजे तक जगते रहिए, सुबह 7 बजे स्कूल भी जाना है, और लेना देना कुछ है नहीं है। और ये मैंने
1.5 साल ऐसा दुख भोगा, मतलब दुख भी कह सकते हैं आप उसको। अ, तब रतलाम से एक बस आती थी दलोट में, तो मैं उससे ये चीज़ें मंगाने लगा था, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारी का, और फिर हंस का भी चट लग गया मुझे। मैंने कहा यार ये अलग दुनिया है भाई, यहाँ मतलब, और कहानियों में बड़ा रस आता था मुझे, कहानी पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट था। लेकिन यार मेरे को शुरुआत तो कहीं से हो, ताकि एक हौसला बढ़े। और 90 में मेरी एक कविता सबसे पहले राजस्थान पत्रिका में छपी थी, ओस। तो मुझे याद भी नहीं है वो कैसी कविता थी, लेकिन नाम देख के जब रविवार ये पृष्ठ में मैंने अपनी कविता देखी, तो मैं सबको बताता फिरा दलौट में कि देखो मेरी कविता छपी है। और 50 रुपये का मनी ऑर्डर आया घर पे। घर वालों ने और फोन तो होते नहीं थे उस वक्त, कोई मतलब नहीं था फोनों का। तो घर वालों ने चिट्ठी लिखी, भाई तुम्हारा 50 रुपये का मनी ऑर्डर आया है। तो बड़ा आनंद आया, 50 रुपये पैसे मिलते हैं। तो फिर तो सिलसिला ये है मैं पत्रिका में हर 15 दिन में एक बार छप जाता था, हर महीने में 1-2 बार छप जाती थी कविताएं। बड़े खुश होती थी, और उससे एक सिलसिला निकला। फिर मैं दैनिक नवज्योति में वहाँ से ट्रांसफ़र होके आया, तो करौली अपने शहर आया। और उस शहर में रह के मुझे लगा कुछ अलग चीज़ें लिखनी चाहिए, मतलब। तो मैं व्यंग लिखने लगा, नवज्योति में भेजने लगा। कुछ गीत इस तरह के जो जनवादी तरह के गीत थे, जैसे सांझ सवेरे ताने मिलते, घर में आटा मुट्ठी भर, मिर्च मसाले तरस गए हैं पिसने को सिलबट्टी पर। इस तरह के गीत लिखता था, और वहाँ भेजता था नवज्योति में। उस वक्त उसके संपादक थे यशवंत व्यास। तो बड़े प्यार से छापते थे, वो कार्ड भेजते थे, यार बहुत अच्छे गीत लिख रहे हो। पर बाबू ये दुनिया इससे भी बड़ी है, मतलब इन गीतों से भी बड़ी है। और तुम्हारा जो कहने का जो तरीका है, वो कविता और गीतों में अट नहीं पा रहा, मुझे लगता है। तो कभी जब जयपुर आओ तो एक बार मेरे से जरूर मिलो। तो मैं सीधा जौबनेर, जौबनेर मतलब एक जगह है जयपुर में, चांदपुल के पास में, और सिंधी कैंप के पास में, जहाँ जौबनेर बाग कहलाता है, वहाँ नवज्योति का दफ्तर था। मैं सीधा यशवंत व्यास के पास गया। तो उन्होंने कहा देखो यार ये बहुत हो चुके, मतलब ये तुम कहानियां लिखो। मैंने की मैं कहानी लिखूंगा तो यार कहानी छापेगा कौन? भाई छपने की चिंता मत करो यार, पहले लिखने की चिंता करो। आप लिखोगे नहीं तो छपेगे कैसे? और वो जो तुम लिख सकते हो ना, वो अलग लिख सकते हो, इसमें कोई दोहराया नहीं है। मैं तुम्हारे उन कविताओं को, गीतों को पढ़ता हूँ, छापता भी हूँ। तुमने जो व्यंग लिखा, मैंने एक व्यंग लिखा था पड़ोस एक कवि का, कि एक जब कवि एक पड़ोस में कोई कवि आ जाता है, तो जो दूसरा घर होता है पड़ोसी, उस पर क्या बीतती है उसके बच्चों पे, उसकी बीवी पर और खुद पर। तो उनका यार देखो इतनी शानदार, ये भी ये इस व्यंग में जो कथा है, एक कहानी का तत्व है। अगर तुम अपने रूरल एरिया को ही पकड़ो ना, किसी आपको भागने की जरूरत नहीं, गाँव में इतनी चीजें हो रखी हैं, इतनी चीजें होती हैं, तो उस रूट्स को पकड़ो आप। और मैं घर आया तो मेरे दिमाग में ये बिल्कुल जम के बैठ गया कि अब कहानी लिखनी है। और मैंने एक अपना रजिस्टर लिया, और मैं अब जो मेरी पहली कहानी थी बक्खड़, तो मैं देखता था, ऑब्जर्व करता था कि देखो तब मैं लगातार हंस पढ़ रहा था। और लगातार मेरे ख्याल में सारी का बंद हो चुकी थी, अब टैबलेट में आती थी, पता नहीं। ये बात है, बंद हो चुकी थी साल सार का, और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हंस मैं बराबर पढ़ता था। और मेरा पहले से भी तब परिचय नहीं था। तो मैं रजिस्टर लेके मैं देखता था, यार एक औरत है कितना दुख पाती है, और उसके घर में उसको क्या क्या सफ़र करना पड़ता है। वो पात्र मेरे सामने था, और मैं उस पात्र को फॉलो करता था। उससे जो उसकी सास, उसके ससुर और उसके पति जो व्यवहार करते थे, उसको बहुत बारीकी से नोट करता था। और वो किस तरह सर्वाइव कर रही है, भैया ये बेटा मेरे अंश का नहीं है, ये बेटा हमारा नहीं है, किसी दूसरे का है। और तो उसके ऊपर जो अत्याचार होते थे, और फिर मैंने वो लिखता गया। और मेरा पहला ही ये था कि यार मैं एक उपन्यास लिखने जा रहा हूँ। बड़ा फलक था उस कहानी का, बहुत बड़ा फलक था। और लेकिन चूंकि पहली बार लिखा, पहली बार मैं कहानी लिख रहा था, तो डर भी था कि कहीं बड़े स्तर पे ले जाऊंगा, या बहुत ज़्यादा बड़ा करूंगा तो कहीं विषय से ही ना भटक जाऊं। एक जो डर रहता है। तब तक लेखन की दुनिया में मैं दुनिया को थोड़ा थोड़ा, बहुत मतलब 10-20% समझने लगा। भाई लिखना क्या है,
और क्या क्या चीज़ें हैं। एक जयपुर में छोटा मोटा एक दोस्तों का एक सर्कल भी हो गया था जहाँ से चीज़ें समझ में आ रही थी धीरे धीरे। और मैंने पहली बार वो बक्खड़ कहानी लिखी और मैं उस रजिस्टर को अपने कांख में दबाए मेरे गांव से 20-25 किलोमीटर दूर एक हिंदी के बहुत अच्छे युवा कवि हैं जिनका नाम आप सब जानते हैं, उनकी कविताएं भी पढ़े होंगे, प्रभात। तो मैं प्रभात मेरे पड़ोसी गांव का है, 10-15 किलोमीटर, कोई मैंने नहीं रखता, 20-15-20। मैं उसके घर पहुंचा, उसके गांव, और हम पहली बार मिले हम। और तो मैंने कहा यार देखो, तुम जयपुर रहते हो, जयपुर से गांव आया हुआ था। और उससे पहले हमारा पोस्ट कार्डों के जरिए ये तय हो चुका था कि भाई मैं किस दिन तुम्हारे गांव आऊँगा। उनका हाँ आ जाओ, मैं इस तारीख को गाँव रहूँ। तो मैं उसके गांव पहुंचा, मैंने कहा यार देखो ये लिखा है, पता नहीं कहानी है क्या भला है ये, एक बार पढ़ो। तो उसने पढ़ी, यार ये लंबी कहानी है और ये हंस में जानी चाहिए, ये पहल में जानी चाहिए। ये दो ही पत्रिकाएं ऐसी थी उस वक्त जहाँ छपना एक ठप्पा माना जाता था, लेखक होने, कहानीकार होने का, सॉरी। तो मैंने कहा यार मैं तो ज़्यादा हंस वंस तो पढ़ता हूँ, पर पहल तो मैंने आज तक देखी नहीं है। और तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं किस दिन जयपुर चलते हैं अपन, और वहाँ दोस्तों के बीच में इसका पाठ करते हैं। तो मेरे दोस्त थे हिमांशु पंड्या, हम वहाँ गए, सुकुमार गांधी, देवयानी, भारद्वाज और प्रभात, और उस वक्त राजाराम बहादुर जी भी थे। हमारे एक थोड़ा थोड़ा सर्कल बनने लगा था, उनके बीच मैंने इस कहानी का पाठ किया। पाठ करने के बाद उन्होंने कहा कि यार एक नया कहानीकार हमारे बीच में आ चुका है, और कहानी उनको अच्छी लगी, मतलब कुछ सजेशन भी दिए। पर उन्होंने कहा इसमें सजेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सजेशन ये थे कि इसको पहले में भेज दो, हंस में भेज दो, बस इस पे ही बहस पूरी रात मान लो हम ऐसे। और मैं तब 34-35 साल का था। तो उन्होंने कहा हमारे सभी करते रहे। नमस्कार विनयशील चतुर्वेदी जी। और तब लगा, और उसी के मैं उसको रीराइट किया दोबारा सफ़ेद पन्नों में। फिर हम कहीं भेजने वाले थे हंस को, या तब हंस में लंबी कहानियों का एक दौर चल रहा था, और ये बात है 97 के आसपास की। तो पहल दोनों ही पत्रिकाएं ऐसी थी। तो अचानक नवज्योति ने घोषणा की कथा प्रतियोगिता की, भाई कथा प्रतियोगिता हो रही है। तो सब लोगों ने कहा यार वहाँ भेज देते हैं, ये आंसर पहल में, चलो अगली कोई कहानी जब तुम लिखोगे वो वहाँ अपन कोशिश कर सकते हैं। और मैंने वो कहानी कथा प्रतियोगिता जो यशवंत व्यास ने करवाई थी वहाँ भेजी। वहाँ 450 कहानियाँ उसमें एंट्री थी, 450 कहानियों की। और उनका सिस्टम ये था कि कहानीकार का नाम नहीं, कोई अता पता नहीं। लेकिन मुझे जब लड़की कहानी को प्रथम स्थान मिला है तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मेरे कहा अच्छा पहला नंबर। तो मुझे लगा यार अब पहला नंबर मिला है तो, और इतनी तारीख को आ जाओ, प्रेस क्लब जयपुर में वो समारोह है। तो मैं पहुंचा, ये 98 के आसपास की बात है। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे पता लगा वहाँ ज्ञान जी भी आए हुए हैं, और बाद में ये पता चला कि उन कहानियों के निर्णायक राजेंद्र यादव जी, ज्ञान रंजन जी और अरुण प्रकाश जी थे। तीनों उसके उन कहानियों के निर्णायक थे। तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि ऐसे लोगों ने निर्णय किया जो कहानी के तो विशेषज्ञ हैं ही, और हिंदी साहित्य के हमारे आदरणीय हैं, और जिनको हम फॉलो करते हैं एक तरह से, और जिनका बहुत बड़ा नाम है। तो मुझे तब ज्ञान जी ने मेरे को एक चीज़ कहा था, देखो तुम्हारी कहानियों में गाँव बहुत अच्छी तरीके से आता है, और ऐसे आता है जैसे बिल्कुल अपन गाँव में ही बैठे हैं। और उस तरह से कृत्रिम तरीके से या कोई ऐसी बात नहीं आती, या कोई कलाबाजी जो लोग कर देते हैं कभी कभी रचना के लिए, वो नहीं है। मतलब यार इतनी साफ कोई से चीज़ें आती हैं, और इतने तो बक्खड़ पढ़ के उन्होंने कहा भाई मैं तो बहुत प्रभावित हूँ आपसे, और मैं उम्मीद करूँगा कि कोई कहानी अगर ऐसी हो तो पहल को जरूर भेजी जाए। और ये मेरा सौभाग्य था उस वक्त जब मैं पहली कहानी बक्खड़ के बाद में, उनका कभी अपनी रूट्स मतलब जड़ों से मत कटना, जड़ों से कट जाओगे उस दिन तुम साहित्य से भी कट जाओगे। तो मैंने सर मैं तो गाँव में रहना, गाँव में मरना, गाँव छोड़ के जाना कहाँ पे।
तो अगर बिल्कुल और चीज़ों को बहुत बारीकी से अध्ययन करो और यथार्थ के पीछे के यथार्थ को पकड़ने की कोशिश करो। बस गाँव में क्या हो रहा है, कैसे बदल रहे हैं, क्या परिवर्तन होता रहता है। हर दिन एक वो है ना, दुनिया रोज बनती है मतलब। तो उस दुनिया को नोटिस कीजिए और जितना हो सके उतना पढ़िए। मतलब उन्होंने एक कहा जितना हो सके, चाहे विश्व के क्लासिक्स हों चाहे हिंदुस्तान के क्लासिक्स हों, उनको पढ़िए मतलब। ये बड़ी अच्छी बात थी कि मैं पढ़ने में बहुत पीछे नहीं था मतलब। तो मेरे दोस्तों, मेरे पास तो लाइब्रेरी नहीं थी, तो मैं दोस्तों से किताबें मांग मांग के पढ़ता था, बहुत पढ़ता था। इवन ऐसा हिंदी का कोई लेखक नहीं था जिसको मैंने पढ़ा नहीं होगा उस वक्त। और बड़े चाव से पढ़ते थे, बहुत तेज स्पीड से पढ़ता था। तो उसके बाद में एक सिलसिला शुरू हो चुका था। और ज्ञान जी ने मेरी अगली कहानी छापी थी पहल में, लाल किले का जन्म, या पता नहीं कसाई, जिस पे फिल्म बनी थी कसाई, जिसमें मीता वशिष्ठ थी, कौन सी पहले छापी। फिर उन्होंने कहा भाई ये बहुत दिन हो गए, दूसरी कहानी तो भेजा, इधर उधर भेजते हो। तब मैं हंस में भी छप चुका था। फिर मैंने उसके बाद हंस में कहानी भेजी, तो हंस में भी कहानी मेरी, मुझे ज़्यादा, मेरा ये सौभाग्य रहा है। सबसे बड़ी बात मैं अपने साथी दोस्तों से और सुनने वाले से ये कहने वाला हूँ कि मुझे मैं कहीं जयपुर, मैंने जयपुर भी तब मेरा दूसरा तीसरा चांस होगा जाने का। यार मैं कहीं दिल्ली तो देखी नहीं थी मैंने, और किसी से मिला भी नहीं था मैं। सिर्फ ज्ञान जी से उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी, तो भी इसलिए कि मुझे पहला पुरस्कार मिला। बाकी उस समारोह में अरुण प्रकाश जी भी नहीं आ पाए थे और राजेंद्र यादव जी भी नहीं आ पाए, तो मेरी तो उनसे मुलाकात हो ही नहीं सकी थी। लेकिन ये मेरा सौभाग्य था, या कहिए कुछ ऐसी थी कि मुझे मतलब उन लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहा। मेरी कहानी गई हंस में, तो राजेंद्र यादव जी ने बिना हिचक के छापी वो पहली बार। दूसरी बार गई तो उन्होंने जितनी कहानी पहली में टाइम लिया छापने में, 1 साल, और वो 2-3 महीने में छाप दी। और फिर तीसरी कहानी गई तो उन्होंने 20-25 या अंक आ गया, और दूसरे अंक में घोषणा भी कर दी उन्होंने, और शायद महीने भर में ही उन्होंने छाप दी। तो ये जो मुझे लगा कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। एक सिलसिला शुरू हो गया लिखने का, और ये तय हो चुका था कि कहानियाँ लिखनी है। मैंने अपनी विधा चुन ली थी, और इसी में जीना है, कहानियों में, और इसी में अपने जीवन खपाना है। नमस्ते स्मिता जी। तो मैं जब लिखने लगा तो मुझे लगा विषय, और मैंने जब मेरा दागिस्तान पढ़ा, तो दागिस्तान में ये था कि रसूल हमजा तो से कोई सवाल करता है कि सर ये इतने सारे विषय लाएंगे कहाँ से लिखने के लिए, बहुत लोग, हर लोग बहुत सारे विषय के हर चीज़ पे लिखा जा चुका है। तो उन्होंने कहा विषयों की कमी नहीं है, आप एक कदम रखते हैं तो एक विषय पैदा होता है। आप जब भी मतलब विषय बहुत हैं आप तो मेरा जो था, मैं किसी कोई गाँव में अगर संवाद बोल रहा है, या उसके उठने बैठने का तरीका, या कुछ ऐसी चीज है, या औरतें कुछ आपस में बात कर रही हैं, या मैं देखता था कि यार वो मेरी एक कहानी थी फिरने वालियाँ, तो मैंने देखा यार तिये की बैठक में वो औरतें कैसे सज धज के जाती हैं और बड़े नखरे से जाती हैं। और अगर मैं उसकी बैठक, उसके रिश्तेदार की तिये की बैठक में नहीं गई, तो वो मेरी में नहीं जाएगी, फिर वो नखरे करेगी। और उनको बैठने के लिए अच्छा साधन नहीं चाहिए, जा रोने के लिए रही हैं वो, लेकिन इतनी सज धज के जाती थी, और जिंदगी के इतने रंग थे मतलब। तो मैंने एक कहानी लिखी थी फिर फिरने वाली है। और उसका पाठ मैंने ये तो बाद की बात है, खैर 2012 में गुलजार जी के सामने किया था जेल में, तो वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा यार बात तो बन गई। ये बात धीरे धीरे जब चीज़ें, मैं बहुत माइन्यूट से अपने करेक्टर को पकड़ता था, और उसकी एक एक चीज़ को नोटिस करता, बिना मेहनत में कोई कहानी नहीं लिखता था। और मुझे जब लगता था कि मेरे कहाँ अंदर वो कहानी पक चुकी है, और अब इतनी पक चुकी है कि मैं उसे लिखे बिना नहीं रह सकता, तब मैं कहानी लिखता हूँ। और एक सिटिंग में या 2 सिटिंग में कहानी लिखता हूँ। मैं बहुत लंबा टाइम नहीं लगता कि 1 महीने में एक कहानी लिखूँ, या मतलब जब अगर कहानी लिखने के दौरान मैं लिख ही रहा हूँ और बैठ गया लिखने, तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं मतलब। या तो एक रात में ख़त्म, या दूसरी रात में तो लिख ही देता हूँ। ये जो चीज़ है मतलब, ये ये जो हुनर है, ये मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने ईजाद किया या कुछ किया। ये मैं अब भी मानता हूँ कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा लिटरेचर का हम अध्ययन करेंगे, जितना हमारे जो हिंदी के हमसे वरिष्ठ लेखक हैं जो लिख चुके हैं, अगर हम उनको नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि लेखन की दुनिया कैसी है, क्या क्या लिखा जा रहा है, किस तरह से
चीज़ें नई तरीके से आ रही हैं। और अगर हम जिस लोकेल में रह रहे हैं और वहाँ उस लोकेल को अपन अगर नोटिस ही नहीं कर रहे, हम उससे कटे हुए हैं, उन लोगों से, वहाँ के बासिंदों से कटे हुए हैं, वहाँ की आबो हवा से कटे हुए हैं, वहाँ की जो कठिनाई है, वहाँ के जो संघर्ष हैं लोगों के, वो जो मजदूर हैं वहाँ के, वो जो किसान हैं वहाँ के, चूँकि हम खुद किसान हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे कटे हुए हैं, कैसे लोग रहते हैं, कैसे अप अपना जीवन यापन करते हैं, पंच पंचायत पटेलों की किस तरह से होती है, गाँव की पॉलिटिक्स क्या होती है, जब तक उसको आप अंदर तक भेदोगे नहीं। तो मैंने ये काम जम के किया, मतलब जम के मैंने गाँव में राजनीति भी की। गाँव में राजनीति राजनीति करने के लिए भी थी और अपने लेखन के लिए सामग्री जुटाने के लिए भी थी। तो जब तक मैं एंटर नहीं करूँगा उन चीज़ों में, उन लोगों के अंदर प्रवेश नहीं करूँगा, तो मैं वो चीज़ जो है वो कैसे ला पाऊँगा अपनी कहानियों में। और फिर मैं अपने घर में भी देखता था, अपने आस-पास, अपने घर, क्योंकि पात्र तो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। मैं अपनी देखता था, एक भाभी, एक मेरे से छोटे भाई की पत्नी, उनको, वो दोनों माँझाई बहनें थी, तो कैसे करती थी, छोटी-छोटी बातों पे लड़ती थी, और उनका प्रेम अद्भुत था, उनकी लड़ाई भी अद्भुत थी, उनके संवाद भी अद्भुत थे। तो मैं बहुत उससे देखता था, सुनता था और अपने अंदर उनको जज़्ब करता रहता था। तो जब 2006 में ये सिलसिला चला, और मैं बहुत लोगों के उस तरह से मेरे को प्यार भी मिला, सोम प्रकाश जी का बहुत प्यार मिला, सोम प्रकाश जी का। और सोम प्रकाश जी से मैं कभी मिला नहीं था, बहुत बाद में मिला, एक बार दिल्ली पुस्तक में या जयपुर में, बहुत बाद में, मतलब लोगों से मैं बहुत कम मिल पाया, मतलब मेरे को शकल से लोग जानते भी नहीं, आप भी बहुत कम जानते होंगे। तो क्योंकि मैं जा ही नहीं पाता था शहरों में, तो दिल्ली मेरी पहुंच से बहुत दूर थी, मुंबई मेरी पहुंच से बहुत दूर थी, मेरे लिए जयपुर जरूर मेरी पहुंच में था, तो वहाँ चला जाता था, वहाँ इतने लोग जो हैं उनसे मिल लेता था, तब भी बहुत सारे लोग नहीं मिल पाते थे और हम इतने लोगों को जानते भी नहीं थे। 2006 में जब मैं अरुण प्रकाश जी समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक होके आए थे, उन्होंने उनकी एक चिट्ठी लिखी, यार एक ऐसी कहानी हो, गांव की अच्छी सी कहानी हो तो मेरे को भी भेजो यार, मैं इसमें आ गया। तो मैंने वो दो बहनें कहानी उनको भेजी, तब मेरे पास में वो कहानी थी। और जब वो कहानी अगले अंक में छप के आई, तो अरुण प्रकाश जी की फिर मेरे पास चिट्ठी आई थी, और उनका, यार बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आपकी कहानी के ऊपर, और इतनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि मैं उन सबको छाप भी नहीं सकता, लेकिन तुम अगले अंक में देखना कि कुछ छापूंगा मैं, और बहुत अच्छी कहानी है। तो मेरा एक हौसला बढ़ा कि चलो ये कुछ अच्छा लिख पा रहा हूँ। 2005 में, उससे पहले मेरा संग्रह आ चुका था, बात ये नहीं है। और वो संग्रह भी जब संगमन प्रियबंध जी करते थे, तो बीकानेर उन्होंने संगमन किया था, तो मेरे को भी उन्होंने बुलाया था। उससे पहले मैं हरिनारायण जी के संपर्क में भी आया, और संपादकों का बहुत असीम प्रेम जिसको कहते हैं, वो बिना देखे जाने, मतलब, या उन्होंने कहानियां पढ़ी हंस में पहल में, तो उनको लगा यार, और मैं गांव से लिखता था, और कभी कभी तो कांटा लगा के ही अपने पन्ने, सफेद पन्ने में लिख के भेज देता था, तो उनको चूंकि मेरे साथ साधन भी नहीं थे, मुझे लगता था भेज दो, अगर कहानी अच्छी है तो छप जाएगी, और वरना तो आप कुछ भी कहीं से भी भेज दो, कोई क्या फर्क पड़ता है। और एक सफर जो शुरू हुआ कहानियों का, और मेरे जो बहुत अच्छे संपादक रहे सभी ने, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा कोई भी आदमी नहीं, जो मेरे से वरिष्ठ हैं, सत्यनारायण जी हमारे राजस्थान में, उनका बहुत स्नेह रहा, मतलब, और नंद जी हैं, हेतु भारद्वाज जी हैं, मतलब युष्मत तलवार जी हैं, मतलब ऐसे लोग जो मेरे साथ रहे, उनका एक ये सहारा रहा कि उनको हौसला बढ़ाते रहे कि ठीक दिशा में अपन लिख पा रहे हैं। और जब मैं 2006 में मेरी कहानी छपी, तो दिल्ली में 2006 में गया था, मतलब पहली बार दिल्ली 2006 में प्रभात के साथ गया था, किसी और काम से गया था। तब हंस का संघर्षशील आम जीवन की कहानियों का विशेषांक आने वाला था, और गौरीनाथ ने तब वो संपादक था। तो मैं और गौरीनाथ दोनों वर्तमान साहित्य में साथ साथ छपते रहते थे, मतलब वर्तमान साहित्य में भी 3-4 कहानी आई थी, तो हम साथ साथ छपते थे, तो उसका कहानियों के जरिए हमारा दोनों का परिचय था।
तो उन्होंने कहा यार आपकी इसमें कहानी जानी चाहिए, संघर्षशील आमजन की कहानियों का मोटा विशेषांक रहा है, तो इसमें तो कोई कहानी दे ही दो। तो मेरे पास एक कहानी थी, वह अब भी नंगा है। मैंने वो भेजी। फिर जून में मैं प्रभात के साथ किसी प्रभात की कहीं संगोष्ठी थी, उन्होंने कहा चलो चलो। मैंने कहा यार मेरे पास तो कपड़े वपड़े है नहीं है, मैं जयपुर से ही एक जोड़ी कपड़े में जयपुर गया था, प्रभात से वैसे मिलना, उनको जबरदस्ती बस में बैठा के दिल्ली ले गया। ये मेरा दिल्ली का 2006 का पहला सफर था। और मैं डीटीसी में सफर करना नहीं जानता था, तो आगे की तरफ से चढ़ गया। मैंने कहा पीछे से चढ़ जाओ, आगे से चढ़ जाओ, टिकट लिया नहीं। मैं पता नहीं टिकट कहाँ मिलेगा, और मैं चढ़ गया। और मैंने कहा टिकट तो लेंगे, इतनी जबरदस्त भीड़ उसमें। तो कंडक्टर पीछे की सीट पे बैठा हुआ था। मैंने कहा यार बहुत मुश्किल है उस तक पहुंचना, चढ़ना तो पीछे की उससे चाहिए था, लेकिन जल्दीबाजी में आगे की सीट दरवाजे से चढ़ गया। और 1 किलोमीटर बस चले होगी कि फ्लाइंग आई, भाई टिकट निकालो। तो मैंने कहा आप मेरे पास तो, मैं तो अभी बैठा हूँ, 1 किलोमीटर हुआ है मेरे को। नहीं नहीं नहीं, कहाँ से किधर से चढ़े? मैंने आगे से चढ़ा। तो अरे यार पहली बार दिल्ली आए हो? मैंने हाँ पहली बार दिल्ली आया। डीटीसी में पहली बार सफर कर रहे हो? मैंने हाँ डीटीसी में पहली बार सफर। तो 90 रुपये निकालो। मैंने कहा मेरे को पता नहीं है आप फ्लाइंग वाले हैं या वैसे ही कोई हैं। तो उन्होंने मेरे को कार्ड बताया, आप निकालो 90 रुपये। तो 90 रुपये मैंने दिए। फिर उन्होंने कहा अब पूरी दिल्ली घूमता रहेगा आराम से। मैंने कहा, यार गोरनाथ किस्सा बताइए। मैंने कहा यार ऐसा हुआ। उन्होंने, कोई बात नहीं, अब तुम्हारा भाड़ा किराया तो लगेगा नहीं। तो तुम्हारी, मैं अंश के दफ्तर गया। यादव जी से जिंदगी की मेरी पहली मुलाकात थी, लेकिन यादव जी तब ऑफिस आए नहीं थे, मतलब, और वो 3 बजे के बाद आने वाले थे। गोरनाथ ने कहा तब तक बैठो, अपनी कहानी की प्रूफ देख लो और कुछ खा लेते हैं। छोले भटूरे, छोले कुलफे मैंने जिंदगी में पहली बार खाए। और दिल्ली मेरे लिए ऐसी थी जैसे कोई अलग दुनिया है। मैंने कहा यार मैं कहीं भटक जाऊंगा ना तो ऐसे हो जाएगी, क्योंकि तब फोन जरूर आ चुके थे छोटे छोटे वाले। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम धौले कुआं उतर जाना। बाद में यादव जी भी आए और मेरी उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। देखो हम तो छापते रहते हैं कहानियाँ, तुम्हारी हमने 2 कहानी छापी, अब तीसरी भी जाएगी ये। और जब भी अच्छी कहानी हो मेरे को जरूर भेजना करें, मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को वंचित रखा जाए। तो मैंने कहा सर जरूर भेजूंगा। और गोरनाथ ने मुझे बस में बैठा दिया, मैं धौले कुआं पर उतरा। और मेरे चचेरा भाई दिल्ली में तब रहता था। और मैं उस धौले कुआं पे जो ओवर ब्रिज है उसके चक्कर लगाता रहा, लेकिन मुझे ये दिशा भूल गया किधर जाना है। एक सिपाही ने कहा भैया भंग खा रखी है या कुछ पी रखा है? तो मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं पी रखा न भंग खा रखी है यार, मेरे तो ये पता नहीं चल रहा कि जाना किधर है। मैंने कहा एमएच की तरफ। तो एमएच तो इधर है, इधर जाओ ने। मैं फिर वहां से चलता और फिर घूम फिर के वहीं आ जाता। उसने कहा, फिर मेरे पास आया। उसने कहा ऐसा है, तुम्हें दिशा भ्रम हो गया यार, तुम पार पड़ोगे नहीं। जाके, और जून का महीना था, जाके ये ठेले लग रहे हैं नींबू पानी के, वहाँ 1 गिलास नींबू पानी पियो, बैठो, अपने भाई को, चचेरे भाई को फोन करो, वो आके ले जाएगा, वरना तुम पहुंच ही नहीं पाओ। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि जिंदगी ऐसे ही चलेगी हमारी यार आगे से। और दिल्ली में ही नहीं पहुंच पा रहे, कहीं एक जगह से दूसरी जगह। चचेरे भाई को फोन किया, वो आके मुझे ले गया। बहरहाल ये कहानियों का सफर चलता रहा। और जब कहानी, और मैं जयपुर, मेरा दिल्ली तो मेरा तब 2006 में गया था पहली बार। उसके बाद में तो पुस्तक मेले में अमूमन जाता रहता था। जाना हुआ मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ लोगों से दोस्ती भी होगी हुई थी मेरी। और फिर मैं जयपुर, मेरा जो फ्रीक्वेंसी आने जाने की वो बढ़ चुकी थी, चूँकि एक लगा। उसके बाद में 2014 में मेरा पीपल का फूल संग्रह आया। और 2014 में ही मैं, 14 में या नहीं 2010 में मेरा संग्रह आया था पीपल के फूल। और 2014 में आया था गोरू का लैपटॉप और गोरकी की भैंस। जो दोनों ही संग्रह मेरे पास नहीं है, वो ऐसे बांटने में चले गए। अब मैं उन संग्रहों के बिना भी बैठा हुआ हूँ। तो ये एक त्रासदी होती है लेखक की। बहरहाल मतलब वहाँ ये हुआ कि मुझे लगा कि अब कुछ होने वाला तो है नहीं, लिखना है। लोग कहते थे उपन्यास लिख लो, कहानियों में कब तक अटके रहोगे। मैंने कहा ये सोच के कि मैं एक उपन्यास लिख लूँ, इस तरह से लिखा है कुछ चीज़, ये तो मैं सोच के कहानी भी नहीं लिखता, मतलब कि एक कहानी लिख लूँ। तो मैंने ज़िंदगी में
35-40 कहानियाँ होंगी मेरी टोटल अब तक की। मैंने कभी इस तरह कहानी नहीं लिखी, मुझे कहानी लिखनी है और मैं जो चीज़ अचानक दिमाग में उपजी आई और वो पकी 15 दिन, आमा की तरह, जैसे आमा पकता है, आमे में कोई चीज़ बर्तन पकता है कुम्हार के में, तो मैं उस तरह लगता हूँ। मैं इस तरह सोच के, या मुझे हाँ, लेखन ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर आपके दिमाग के अंदर 24 घंटे चलती रहती है, चाहे आप सो रहे हैं, जग रहे हैं या बैठे हैं कहीं, तो दिमाग चलता रहता है कुछ न कुछ। वो ठीक ठीक जब एक मिट्टी के लौंदे जैसा बनता है, तब आपको लगता है कुछ बनेगा, कुछ होगा। और कहानियों का सफर जारी रहा है। ऐसी कोई मैगजीन नहीं छपी, नहीं थी, मतलब जो जिसमें नहीं छपा। मैं हर मैगजीन में छपता रहा। 2012 में रांगे राघव पुरस्कार भी हमारे राजस्थान साहित्य अकादमी का मिला, पीपल के फूल पर। पत्रिका का पुरस्कार भी मिला रोजड़े कहानी पर। और उस वक्त कालिया जी भी ज्ञानपीठ में थे, तो मैंने एक कहानी भेजी थी ज्ञानपीठ में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी। तो कुणाल सिंह मेरा दोस्त था, वहाँ कुणाल काम करता था। तो बाद में कुणाल ने कहा यार इसको थोड़ा और ठीक करके भेज दो, मतलब दोबारा। तो मैंने दोबारा भी ठीक करके भेजी वो। तब तक हम बहुत सारी कहानियाँ, मतलब कालिया जी की पढ़ चुके थे, और पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शौक था पढ़ने का। और दोस्ती धीरे धीरे, जैसे गोजनाथ है, कुणाल सिंह है, और अम, अजय नावरिया है, अनिल यादव है, और बहुत सारे लोग ऐसे, गोरीनाथ, सत्यनारायण पटेल, बहादुर पटेल। उधर से मैं एक दोस्ती का दायरा बढ़ने लगा था पूरी हिंदी, हिंदी पट्टी जिसको कहते हैं अपन। उसमें दिल्ली लखनऊ के कुछ दोस्त, दिल्ली कुछ, इलाहाबाद के कुछ दोस्त, और आने जाने से जैसे ग्वालियर के कुछ दोस्त, महेश कटारे जैसे हमारे जो वरिष्ठ हैं, तो सबके साथ उठना बैठना। और वो एक दुनिया, मैं धीरे धीरे हिंदी को मैं समझने लगा था, हिंदी साहित्य को मैं, जब मुझे लगा कि कुछ चीज़ें लिखी जाएं और अच्छी तरह से, बेहतर, तभी 2011 में प्रेमचंद जयंती के दिन मेरे पास फ़ोन आता है विशाल जी के ऑफिस से कि आप चरण सिंह पथिक बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बोल तो रहा हूँ। फ़ोन भी, तब मेरे पास में स्मार्टफोन नहीं था, 2011 की बात है। मुझे पता नहीं तब स्मार्टफोन आए होंगे या नहीं आए होंगे। मेरे पास तो नोकिया का एक छोटा सा फ़ोन था। तो उन्होंने कहा आप विशाल जी को जानते हैं? मैंने कहा विशाल जी को कौन नहीं जानता, क्योंकि आपकी दो बहनें कहानी पढ़ी है और बहुत उनको अच्छी लगी है। और कभी मुंबई आए गए हो क्या कभी जिंदगी में? मैंने कहा सपनों में तो बहुत गया हूँ, लेकिन हकीकत में तो कहीं जाए। तो उन्होंने कहा हकीकत भी, सपने ही हकीकत होते हैं। मैंने कहा पता नहीं आप भी कोई और इस तरह। उससे पहले हम कभी जयपुर में बात करते रहते थे, कल्पित जी यहाँ दूरदर्शन के डायरेक्टर बन के आए थे, तो उन्होंने कहा यार एक टेली फिल्म तुम्हारी कहानियों पर बनाते हैं, और वो मैं ही हूँगा जो टेली फिल्म पहली तुम्हारी कहानियों पर बनाऊँ। तो वो रिटायरमेंट भी हो गई शायद पीछे, बाद में वो शायद दिल्ली चले गए, लेकिन वो काम हुआ नहीं। तो लोग मजाक करते थे। अरे मैं वो, मुझे याद है 31 जुलाई 2011 का दिन था, और प्रेमचंद जयंती के वक्त मैंने बाद में, जब वो जयंती हम मना चुके थे कहानी पाठ की, तब मैंने कहा यार ऐसे, उनके ऑफिस से फोन आया। उन्होंने कहा अरे यार कोई ऐसे मजाक कर रहा होगा। मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों में मजाक भी चलते रहते थे। और जब मैंने जिस दोस्त के पास में ठहरा हुआ था, वहाँ मैंने कहा यार ये पता भेजा है। उनका ये पता देखो यार, ये ओसी वाला, ये क्या है, मतलब देखो ये तुम्हारे पास में, उसके पास कंप्यूटर था, तो मैंने पता करो ये नेट वगैरह यूज करते थे। मैं तो जानता ही नहीं था तब उस नेट की दुनिया को। तो उन्होंने कहा यार पता तो सही है, पता तो उन्हीं का है, तो किताबें भेज दो अगर मंगाई हैं। तो मैंने किताबें फिर उनको, मेरे पास में दो संग्रह थे मेरे, बात ये नहीं है, और पीपल के फूल 2011 तक, तो दोनों संग्रह उनको मैं भेज चुका था, मतलब घर आके मैंने भेजे, मतलब। और फिर वो एक साल और गुजरा, 2012 आया, और मुझे जेएलएफ में कहानी पढ़ने का एक इनविटेशन मिला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, कि स्टोरी टेलिंग अगर आप जेएलएफ में कर सकते हैं तो हम आप सादर आमंत्रित करते हैं। उन्होंने जो उनका एक सिस्टम होता है उसके तहत,
2-3 महीने पहले ही उन लोगों को इनवाइट करते हैं। तो मैंने कहा कि मौका क्यों छोड़। मैंने तब जेएलएफ उससे पहले देखा नहीं था। जयपुर आना जाना मुझे ये पता नहीं था कि जेएलएफ चल कब से रहा है, लेकिन ये पता था कि उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लेखक आते हैं, अंग्रेजी के आते हैं, हिंदी के भी कुछ लोग लेखक आते हैं, और ज़्यादातर फिल्मी दुनिया के बहुत सारे गीतकार, लेखक या सेलिब्रिटीज आती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये अच्छा मौका अपनी कहानी पढ़ने का। और जब मैं कहानी पढ़ रहा था, नमस्कार गीता जी, गीता श्री जी, चलो ये बहुत अच्छी बात है, गीता जी सुन पा रही हैं। तो मैं जब अरे मुझे कहने का मौका मिला आप सब लोगों के सामने चूंकि मैं तो कभी बहुत ज़्यादा लाइव आया भी नहीं, तो मैं कह रहा था जब मैं और दीप्ति नवल और डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, जो हमारी जयपुर की बहुत अच्छी कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, 3 हम थे। एक इजराइल में राजदूत थे, वो सरना सरना थे, मुझे अभी ठीक से नाम याद नहीं है, नवतेज सरना, उनका हम चारों का कहानी पाठ था। नवतेज जी ने अंग्रेजी में पढ़ी तो हमारे तो सर से ऊपर से निकली क्या कहानी थी। दीप्ति नवल जी ने भी अंग्रेजी में पढ़ी कहानी। तो गुलजार जी मेरे सामने, हमारे सामने बैठे हुए थे श्रोताओं में, और लक्ष्मी जी ने अपनी कहानी, चूंकि हम 2 हिंदी के थे, मैं और लक्ष्मी शर्मा जी, तो लक्ष्मी जी ने कहानी पढ़ी। फिर बाद में मेरा नंबर आया, उन्होंने कहा भाई 10 मिनट हैं, पढ़ो कहानी। मैंने कहा 10 मिनट में कैसे कहानी पढ़ी जाएगी। मैंने कहा कोशिश करते हैं, और मैंने मेरी फिरने वालियाँ कहानी पढ़ी वहाँ पे, और गुलजार जी बैठे थे, तो मैंने उनको संबोधित किया, उनको ही वो कहानी उन्हीं के लिए। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी रुदाली, जो किराए पर रोने वाली होती हैं, मतलब राजस्थान के जागीरदारों और रजवाड़ों में जब उनके घर में कोई मौत हो जाती है तो किराए से रोने वाली आती हैं, रुदाली एक फिल्म बनाई थी। तो मैंने कहा मैं फिरने वालियाँ पढ़ता हूँ, पीए की बैठक में किस तरह गाँवों में जाते हैं, उसका एक दृश्य आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और वो कहानी में जब पढ़ने लगा तो लोगों को, जो श्रोता थे, खूब भीड़ थी, बड़ा आनंद आने लगा। तो वो जो कंडक्ट कर रहे थे कार्यक्रम, उन्होंने कहा भैया 10 मिनट हो गए। मैंने कहा 3 मिनट का कहानी और रही है। कहने नहीं, वो 10 मिनट से ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते। तो श्रोताओं ने हूट शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, पूरी कहानी सुन के जाएंगे। तो गुलजार जी ने कहा पूरी पढ़ने दो, जब श्रोता की इच्छा है पूरी कहानी पढ़ सुननी जाए तो फिर पूरी कहानी सुनी जाए, चाहे 5 मिनट लगें चाहे 4 मिनट लगें। तो मेरा सौभाग्य, मैंने पूरी कहानी पढ़ी अपनी फिरने वालियाँ। और गुलजार जी ने, जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, गुलजार जी ने मुझे गले से लगा लिया कि यार मज़ा आया आपकी कहानी सुनने में, और ये संग्रह मुझे दे दो। तो मैंने उनको वो संग्रह दिया। कोई ऐसे कोई संग्रह देते हैं क्या? तरीका ये होता है कि अपने दस्तखत करके दो। तो मैंने दस्तखत करके दिए। गुलजार जी ने, ठीक है, इस तरह लिखते रहोगे तो लिखते रहो। और बड़ा अच्छा लगा मतलब। और उसी दौरान एक सेशन विशाल जी का था, वहाँ एक फ्रंट लॉन इस तरह से डिवाइडेशन कर रखे थे। तो तलवार जी ने कहा कि यार विशाल जी का भी सेशन चल रहा है, ख़त्म हो चुका है, और उनसे चाहो तो उनसे मिल सकते हैं। नहीं सर, वो अपन को पता ही नहीं कहाँ बैठे होंगे, कौन मिलने देगा। मैंने एक बार ट्राई तो करते हैं, मतलब कोशिश करने में क्या जाता है। तो हम दोनों ऊपर चले गए, जहाँ प्रेस को, एक प्रेस का कोना बना रखा था ऊपर छत पे, डिग्गी पैलेस में, वहाँ चले गए। तो वो अंग्रेजी और हिंदी के मीडिया से रूबरू हो रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था, प्रिंट मीडिया भी था, और वो बातें करते रहे। हमारी तो हिम्मत नहीं हुई कि बीच में डिस्टर्ब कैसे करें। तो तलवार जी ने कहा यार अब कोई चांस यहाँ है नहीं है, मतलब ये तो इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये इतनी जल्दी जल्दी बताए जा रहे हैं, और लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी चलेगी, तो बाद में मिल लेंगे। मैंने कि बाद में मिल लेंगे। पर मैंने कि सर अगर 2-4 सेकंड ही चाहिए अपन को, कौन सी आधा घंटा चाहिए, या 1-2 मिनट भी नहीं चाहिए। मेरे को तो 2 मिनट भी नहीं चाहिए, 1 मिनट भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा आप 5 मिनट ठहरो, 2 सेकंड का 4 सेकंड का गैप होगा ना। तो मैंने उनका कंधा छुआ पीछे से, तो वो एकदम चौंके, क्योंकि मैंने कहा सर मैं चरण सिंह पटेल। और उन्होंने कहा अरे 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 भाई अब हो गया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी, और मुझे मेरा भाई मिल गया। जा उन्होंने उसी वक्त
तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी, मतलब नहीं अब मुझे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपसे, आप अपनी तरह से लिख लेना जो मैंने आप तक बताया। और मेरी उंगलियों में उंगलियां फंसा के और वो मुझे रोड तक, जहाँ डिग्गी पैलेस का गेट है और टोंक रोड है वो शायद, मतलब वहाँ तक लाए। तो देखो यार अपन को साथ काम करना है। और मैंने कहा सर मैं स्क्रिप्ट लिखना नहीं जानता, मुझे पता नहीं स्क्रिप्ट किस तरह लिखी जाती है। बोले स्क्रिप्ट आपको नहीं लिखनी, आप जो हुनर जानते हैं वही काम करना। आप तो 10 पन्ने के 100 पन्ने कर सकते हो, मैंने 10 के तो सर 1000 कर सकता हूँ, वो काम तो मैं कर सकता हूँ। बस अपनी कहानी को विस्तार देना है। मैंने कहा सर वो तो बहुत आसानी से, मेरी कहानी हो या किसी और की कहानी हो वो तो मैं आराम से कर दूंगा। तो बस यही स्क्रिप्ट है और क्या, बाकी तो कट टू कट मैं लिख लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। जो कट टू कट आपको लिखना ही नहीं है, आपको तो बाकायदा संवादों सहित वो पूरा जैसे नॉवल लिखे जाता है उस तरह से लिखना है। मैंने सर वो मेरे लिए बहुत ईजी है। और वो 2012 की बात थी, जनवरी की, और मेरी दुनिया एक तरह से इस तरह बदल गई थी मान कि मैं कभी गाँव आऊँगा यार, यहाँ पे कितना किलोमीटर है, मैंने कहा 130। तो उनके यार अभी चलता बहुत मन कर रहा है, लेकिन अभी मेरी शाम की फ्लाइट है, तो अभी तो मुझे जाना होगा, मेरा कुछ काम, एक दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा, मुझे पता नहीं तब रंगून उनकी प्रोसेस में थी शायद। तो ये मुझे लगा फिर एक दुनिया अपन के जो आप एक सपना देखते हैं बचपन में, वो लगता है कि यार कुछ पूरे होने वाला है, उसकी कुछ उम्मीद की किरणें नजर आती है, तो आपकी दुनिया एक तरह से उस तरह डाइवर्ट हो चुकी होती है। बदलना नहीं कहते, मेरी कोई दुनिया नहीं बदली, न मैं बदला, न मेरा स्वभाव बदला, न मेरी कोई और लेखन बदला, ऐसा कुछ भी मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ लेकिन मेरी दिशा चेंज हो गई थी। तो मेरे दिन रात ये धुन रहती थी, मैं लिखना कहानियाँ भूल गया, यार क्या होगा कैसे। और एक सपना रात में दिन में, बस वही धुन रहती थी यार, कैसे करेंगे। अब देखो कितनी जल्दी मौका मिलता है। हालांकि 2012 के बाद में मैंने कोई 4-5 या कहानियां लिखूंगी, 5-6 लिखी होंगी, लेकिन वो मेरी एक मतलब मैं एक तरह से जो दिमाग है आपका, जब आपका दिमाग डाइवर्ट होता था पता नहीं चलता आप कहाँ सफर कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मतलब मुझे लगा कि जब मुझे लगा कि यार ऐसे तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मतलब मेरा जो मूल काम है वो तो लिटरेचर का है, कहानियों को लिखने का। तो मैंने फिर गोरू को लैपटॉप पर गोरू की भैंस लिखी। मैंने कहा जो मुझे मजा आया लिखने में, मतलब वो कहानी कैसी भी हो लेकिन मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद मेरी पीपल के फूल, वो कहानी मुझे बहुत पसंद है। मतलब तो ये ऐसी कहानियां थी। हालांकि कहानियां, अपनी कहानियों को कोई खराब नहीं होता था, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मैंने बहुत क्लासिक लिख दिया या बहुत अलग हटके लिख दिया, वो जैसी भी हैं, लेकिन लोगों को पसंद भी आई। मुझे लगा अपन इस दुनिया की छोटा सा एक हिस्सा है शायद का, बहुत एक कण, और अगर इस बड़ी दुनिया का कण भी, एक बूंद भी अपन शामिल हैं, तो मेरे लिए तो साहित्य की दृष्टि से ये बड़े गर्व की बात है। मतलब मुझे कोई ऐसी, मैं अपने आप में गलत फहमी नहीं पालता कभी कि, या मेरे को कभी खुद के बारे में, खुद के लेखन के बारे में कभी मैंने गलत फहमी नहीं पाली। मैं तो आज भी वैसा ही जैसा है। और जब 17 में विशाल जी ने बुलाया, मुंबई गया, तब भी मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ अलहदा करने वाला हूँ। हाँ एक डर था कि पहली बार एक ऐसा आदमी के साथ काम कर रहे हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं और जो अपनी अलग फिल्मों के लिए बहुत जाने जाते हैं, और पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो ऐसे आदमी थे कि उन्होंने कभी ये मौका ही नहीं दिया कि यार मैं कोई बड़ा डायरेक्टर हूँ, या उन्होंने कहा अपन भाई भाई हैं यार, और एक भाई की तरह दो भाई आज मिल रहे हैं। और उस कहानी को मैंने 117 पृष्ठ तक लिखा, जो एक बिंदु बना के हमने दोनों ने बिंदु तय किए कि इस तरह से करना है। और 117 पृष्ठ, और मुझे लगा मैं उपन्यास लिख रहा हूँ। जब वहाँ मैं आया रात के 2 बजे तक लगता था, और उन चीज़ों को मैं उनको भेजता रहता था। भेजने में उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, क्योंकि मैं तो नेट वेट जानता नहीं था किस तरह भेजना है। तो वो पीडीएफ बना के भेज देती थी, मैं उसको फोटो खींच के भेज देता था, वो पीडीएफ बना के भेज देती थी टाइप करके। तो इस तरह चीज़ें जब निखर के आई,
फिर वो मेरे गाँव आए, तो मुझे कि सर आप गाँव में रह के पिस पाओ, वो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। वो जितनी गाँव की मिट्टी में आप लोटे हुए, इतनी मैं लोट चुका हूँ, मतलब उस तरह से। और बाकी इतने, मुझे लगा उनके हर कमरे में किताबें भरी पड़ी हैं, मतलब विशाल जी के में हर कमरे में इतना पढ़ते हैं। उनके टेबल पे मैंने देखा समकालीन भारतीय साहित्य रखा है, हंस रखा हुआ है, और बहुत सारी मैगजीन हिंदी की रखी रहती हैं, मतलब जो नई नई मैगजीन, उनको बहुत पढ़ने का शौक है। हर शायर उनके पास, हर लेखक उनके पास, तो हर जगह कमरे में किताबें, मतलब उनके में तो मुझे लगा चूंकि वो लिटरेचर को जो आदमी इतने तरह से अडॉप्ट करके अपनी नस नस में भर चुका है, उनका व्यवहार, ऐसे डायरेक्टरों का व्यवहार ही बहुत अलग होता है, उनके साथ काम करने में मजा आता है। गाँव आए, घर की तरह यहाँ 2 दिन उन्होंने बताया, रेखा जी उन्होंने लोकेशन देखी। बहरहाल वो एक पटाखा की किस्सा है जो मैं आप बताने वाला हूँ। वो लंबा चौड़ा किस्सा भी नहीं है, फिल्म बनी, और वो उनकी जो वर्कशॉप है दोनों की, सानिया मल्होत्रा, राधिका मदान की, और उसी में 7 दिन सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक उनकी कठोर ट्रेनिंग होती थी। हर वो गृहस्थी का काम, हर वो किसान का काम, जो सुबह 5 बजे से औरतें करती हैं अपने घर में। यहाँ जो हमारे यहाँ गुजरियाँ करती हैं, वो पूरा काम वो करती थी। भाषा को पकड़ना, उठना बैठना चलना, भाषा का टोन, 2 घंटे वो स्क्रिप्ट को लगातार रीडिंग मारती थी। मैं मुझे उनके साथ बैठाया जाता था, भैया अपने साथ। और वहाँ भी जब नरेशन हुआ था मुंबई में, दोबारा जब मैं गया, तब भी वही चीज़ थी, टोन किस तरह आना चाहिए। और शूट पे मैं क्लाइमैक्स में माउंट आबू में गया था, मतलब। और ये इस तरह का, लेकिन चीज़ें इस तरह चलती रही ज़िंदगी में। फिर उसके बाद में कसाई तो शायद 1 साल पहले ही शूट हो चुकी थी, गजेंद्र सोत्रिया ने डायरेक्ट की थी कसाई, जो अभी सेमारू है वहीं पे रिलीज हुई है। 2 साल, शायद 18 में बनी थी, 2 साल बाद रिलीज हुई है वो। अ, मैं ये कहता हूँ कि अब शायद मैं अगर 2 बहनें आपके सामने पढ़ूँ, चूँकि अर्पण जी ने कहा कि ये अपने पास जो वक्त है वो कहानी पढ़ने का ही है, तो मैं आप सबके सामने वो कहानी पढ़ रहा हूँ। बहुतों ने मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे सुन चुके हैं उसको, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आपके सामने वो कहानी पढ़ूँ। जो जन सुलभ पुस्तकालय के हमारे जो मॉडरेटर हैं अर्पण जी, उन्होंने 2 बहनें कहानी मैं आप सामने पढ़ रहा हूँ। और वो दोनों बहनें थी सगी बहनें। बचपन में दोनों दिन भर लड़ती रहती, बात बात में लड़ाई तो बात बात में गुत्थम गुत्था। एक बहन से दूसरी बहन मेले ठेले में 1 रुपया भी उधार ले लेती, तो कुछ दिन बाद दूसरी सूद सहित 2 रुपया मांगती। देने लेने में आनाकानी होती तो दोनों की चोटी एक दूसरे के हाथ में होती। बड़े होने पर दोनों एक ही घर में सगे भाइयों के साथ ब्याही गई, तो युद्ध का मोर्चा ससुराल में भी दोनों ने खुला ही रखा। बड़ा भाई दूरसंचार विभाग में अफसर, तो छोटा भाई मिलिट्री के पैरासूट ग्रुप में हवलदार था। ससुर था नहीं। घर में बुजुर्गों के नाम पर एकमात्र बूढ़ी सास थी, जो उन्हें समझाती रहती। वे नहीं मानती तो थक कर चारपाई पकड़ लेती। वक्त के साथ साथ दोनों ने आधा दर्जन बच्चे पैदा किए। दूरसंचार क्षेत्र में भी अभूतपूर्व क्रांति का दौर चल रहा था। हर एक की जेब में एक अदद मोबाइल नजर आने लगा। बड़की का पति दूरसंचार का अफसर ठहरा, सो उसके यहाँ 2 मोबाइल आए। दूसरा उसके पति के पास रहता, एक उसके ब्लाउज में पालतू कबूतर सा दबका रहता। गांव से 50-60 किलोमीटर दूर शहर में उसकी नौकरी थी, इसलिए 10-15 दिन में ही घर का एक आध चक्कर लग पाता। बड़की के ब्लाउज में छुपे मोबाइल पर जब घंटी घनाती, तो उसकी छाती में एक मीठी सी हिलोर उठती। उसने मोबाइल चालू और बंद करने की प्राइमरी क्लास अपने पति के सानिध्य में पास कर रखी थी। वह बड़े ठसक से मोबाइल निकालती, टिक से बटन दबाती और अपना मुंह छुटकी की तरफ करके बात करती। हेलो, आप कौन जी? अच्छा अच्छा, गोलू के पापा हैं। जबई मैं सोचूं, आधी रात को नींद खराब। फिर वह आश्चर्य भरे स्वर में कहती कि अब ही 8 ही बजे हैं। तो मैं कहा जानू, मोबाइल में टाइम देखो। वह बात करते करते कभी मकान के ऊपर चढ़ती, तो कभी नीचे चबूतरे पर आकर मोरनी का सा नाच नचते हुए इधर से उधर दौड़ सी लगाती।
छुटकी देख सुन जल भुन कर राख हो जाती। बड़की उसी टूम ठसक से मोबाइल ब्लाउज में खोस कर छुटकी को सुनाकर अपनी सास से कहती, अफसरी का यही तो फायदा है, फौरन समाचार ले लो। सास बेचारी टुकुर टुकुर आसमान की तरफ देखती। छुटकी बड़बड़ाती, अरे बढ़िया ही अफसर की लुगाई, ऐसे मोबाइल और ऐसे धनी तो टिंडे टमाटरों की तरह खेतों में पड़े रहते हैं। बड़की टीवी एंटीना की तरह छुटकी के बड़बड़ाने को ज्यों का त्यों जीवन पकड़कर गरजती, नास गई तेरा खसम होगा टंडा, तो होगी टमाटर की लुगाई। अरे तेरे दीदे चौड़े फट्टे में फूट गए का, गवर्नमेंट में मेरा धनी अफसर और या घर में मेरी जूती अफसर, समझी। छुटकी जूती का नाम सुनकर पेट्रोल की तरफ भग से लौ पकड़ लेती। तेरी सी जूती तो मेरे पाँव पड़ी रहती है, नजदीक तो आ। छुटकी चुनौती देती। सास चारपाई से उतरकर गरियाती, अरे कसम खानियों, शर्म करो शर्म। लेकिन उस बेचारी की आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज होकर रह जाती। पड़ोसी दीवारों से कान लगाकर लगभग रोज होने वाले बिना पैसों के इस नाटक का खूब आनंद लेते। बड़ी की चुनौती भरे स्वर में ही चुनौती स्वीकार कर कहती, आने दे अब की गोलू के पापा को, तेरे पाँव की जूती देखनी। छुटकी कहाँ पीछे रहती, बुला बुला उस टेलीफोनिया को, लूडो का पापा भी आने वाला है छुट्टी। अरे असल बाप ही हो तो तब आइयो मैदान में। दोनों की लड़ाई इसी तरह दूर संचार उपकरण के बहाने शुरू होकर जीवन के हर दबे ढके पहलू को छूते हुए समाप्त होती। गाय बगाए गुत्तम गुत्ता बजाती, पटका पछाड़ी बजाती। सांस बचाते बचाते थक जाती तो उन्हें उनके हाल पर छोड़कर हाँफने लगती। अरे थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाती। आधा दर्जन भर बच्चे चौक में एक दूसरे का पीछा करते रहते या काय को करते हुए ठिनकते रहते। शाम होने पर खूब शोर मचाते, टाल टिल्ली छुआन छुई मियाँ जी की घोड़ी का खेल खेलते हुए हंसते रहते, झगड़ते रहते। उन दोनों को देश दुनिया की खबरों और राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। जो चुनाव चिन्ह खोपड़ी में बैठ जाता या कोई कार्यकर्ता 20 रास्ते बहका देता, उसी पर ठप्पा लगाती। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम से सर्वथा अनजान वे अपने देश प्रदेश का नाम तक भूल जाती। गांव के सरपंच का नाम उनकी जुबान पर चढ़ चुका था, वो भी इसलिए कि उससे यदा कदा कोई ना कोई काम निकल ही आता। बुश, ओसामा, मुशर्रफ, मनमोहन सिंह आदि होंगे कोई अपने अपने घरों में 30 मार खाए, उनके घर में तो सिर्फ उन्हीं दोनों की तूती बोलती है, बोलती रहेगी। न वैट का नाम सुना और न शेयर बाजार के घटने बढ़ने वाले सेंसेक्स से उन्हें कोई काम। चाय, साबुन, सोडा, कोलगेट, चीनी, चावल आदि कभी फौजी तो कभी दूरसंचार वाला इकट्ठा खरीद कर रख देते। भैंसों की खली तथा बच्चों और शम के कपड़े, तेल, नमक व मिर्च मसाले गांव का दुकानदार घर बैठे दे जाता और मनमाना वसूलता। उन्हें इन सब की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, रसोई गैस इस्तेमाल करना दोनों ने जरूर सीख लिया था, वो भी इस कारण कि गैस का सिलेंडर अब घर बैठे सप्लाई। छुटकी ने अपने कमरे में फौजी द्वारा खरीदा टीवी लगा रखा था। छत पर डिश एंटीना भी फौजी ने लाकर लगा दिया था। कभी कभार बिजली आती तो टीवी चलता। बच्चे बार बार चैनल बदलते। देश विदेश के समाचारों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। सदी का महानायक उनके खेतों में काम करने नहीं आ जाएगा, ना ही आमिर, सलमान, शाहरुख उनकी भैंसों को चराने तालाब की तरफ जाएंगे। सो उनका गठीला और कसा बदन देखकर उनके शरीर में कोई सनसनी नहीं दौड़ती और न ही ऐश्वर्या राय, करीना कपूर और मल्लिका शेरावत की अदाएं चूल्हे में फूंक देने और कंडे थापने के काम आएंगी। इसलिए जब किसी फिल्म में अदनंगी नायक से लिपटा झपटी और चूमा चाटी करती तो दोनों बहनें ऐन आगे पीछे कहती, बेशरम, बेहया, दारी। छुटकी जान पूछ कर पूछती, देखने वाले टीवी वाले, अरे दोनों। और बड़ी फटाक से टीवी बंद कर छुटकी को घूरने लगती। फिर तो देश दुनिया की तमाम चिंता, आपदाओं और हीरो हीरोइन की अदाओं को धत्ता बताकर आधी रात तक जमकर लड़ती। बूढ़ी सास हमेशा की तरह रात का वास्ता देकर टोकती हुई खांसती जाती, हाँफती जाती और बच्चे जहां बस चलता वहीं खा पीकर मौसम के अनुसार सो जाते। उनका अलग अलग चूल्हा था, इसलिए भी अपनी सेकती और अपनी खाती। थक हार कर दोनों बहनें रात की ब्यालू कर अपनी अपनी चारपाइयों पर बेसुध गहरी नींद में सो जाती। बड़की के सपनों में हर वक्त मोबाइल घनघनाता रहता तो छुटकी सपनों में चिलगाड़ी में बैठकर मौजी खाती रहती।
दिन निकलने पर वे पशुओं के लिए खेतों से हरा चारा लाती, फिर गोबर इकट्ठा कर कंडे थापती, रोटियां थेपती और लड़ने के लिए रोज वक्त भी निकाल लेती। खेती आधे बांटे पर उठाई रखी थी। दोनों का गाय भैंस बांधने और भूसा चारा रखने का बाड़ा इकट्ठा ही था। बाजरे की कड़वी की कुट्टी बाहर ही बाड़े में रखी हुई थी। बड़की अपनी भैंस को सुबह सानी कराने के लिए कुट्टी लेने गई, तब कुट्टी के एन करीब पाखाना नजर आया। वह ढकोला वहीं फेंक कर उल्टे पांव मकान में आकर छुटकी से गुस्से में बोली, अपने चीख लेटों के गूमूत नहीं समझते तो काय को पैदा किया। छुटकी सुबह सुबह अचानक हुई इस हमले से बौखला गई। पलट कर बोली, दर्द तो मैंने झेला तेरी फोकट में, सुबह सुबह क्यों? नट्टी बेहया, तेरे जैसे दर्द तो बहुत झेले हैं मैंने, पर कुट्टी के ढंग से अपने सपूत की टट्टी तो साफ कर देती। बड़की एक पांव चार पैर पर रखते हुए दंदना कर बोली, छुटकी विपरीत क्यों करूं? तेरे बच्चों ने की होगी। चल झूठी, चल कर देख, उसमें अमरूद के बीज पड़े हैं। शाम को मेरे छोरा छोरियों ने अंगूर खाए थे, अमरूद नहीं। बड़की ने सफाई दी, पर मेरे चीकलेटों ने केला खाए थे, समझी? छुटकी ने नेले पर धेला मारा। अरे तेरे बाप दादों ने खाए कभी केला? बड़की ने ताना मारा। और तेरे ने खाए कभी अंगूर? छुटकी ने हाथ नचाकर कहा। बाप दादों तक पहुंचने की हिम्मत कैसे की तैने? बड़की की आंखें सुर्ख हो उठी। और तैने कैसे की? छुटकी ने कमर पर हाथ रखकर जवाब दिया। ठहर तो बाप खानी। बड़की छुटकी की ओर लपकने को हुई। आ आ मैं बढ़ाऊं तो बीरोफनी। छुटकी ने चाय के बर्तन एक तरफ हटाकर पास रखी झजरी तलवार की तरह ऊपर तान कर कहा। बड़की सहम कर पीछे हटती हुई यह कहकर वापस बाड़े की तरफ चल पड़ी, असल बाप की हो तो यहीं ठाड़ी रही हो, अभी आती हूँ हाथ मुंह धोकर। वे दोनों हर बार ये भूल जाती कि उनके माँ बाप अलग अलग हैं या एक। दोनों एक ही बाप की माजाई औलाद, लेकिन अक्सर लड़ाई के अंत में दोनों ही इस जुमले का प्रयोग करने से नहीं चूकते। तब 2 दिन तक ढोर भूखे बाड़े में रमाते रहे। कुट्टी के पास पड़ी हुई टट्टी दोनों में से किसी ने भी साफ नहीं की। छोटे बाप की कौन सी बने? आखिर में जब बूढ़ी सास से नहीं देखा गया तो खुरपी और झाड़ू लेकर उसने सफाई की। दोनों के बच्चे इन सबसे बेपरवाह रहते। एक के यहाँ देर सवेर रोटी बनती तो दूसरे के यहाँ बेखौफ बेझिझक जबरन खा जाते। 10-15 दिन में बड़की का पति जब घर आता तो बड़की पति को बताने के लिए जी जान से सास की सेवा करने लगती। छुटकी के बच्चों को जी प्राण से रखती। तब खुश होकर उसका पति अपनी माँ से कहता, माँ बहुत सेवा करती है तेरी। छुटकी के बच्चों को तो बड़े प्यार से रखती है। यह सुनकर बूढ़ी दमे से हाँपती कांपती कहती, हाँ बेटा, मेरी तो दोनों बहुएं लाखों में एक है, दोनों बड़े प्यार से रहती हैं, माँ जाई बहने जो ठहरी। यह कहकर सास मनी मन सोचती, अगर रोज का तमाशा बेटे से बखाने लगूं तो घर में महाभारत हो। मगर 10-15 दिन में एक बार घर आने वाले अपने बेटे का दिल छोटा नहीं करना चाहती। माँ के मुंह से दोनों की प्रशंसा सुनकर बड़की का पति कहता, मिलकर रहने में फायदा ही फायदा है, दूरियां कम होती हैं। मैं भी इससे यह कहता हूँ। और फिर हमारे तो विभाग का काम ही दूरियां कम करना है। वह रात भर घर रुकता और सुबह पहली बस से अपनी ड्यूटी पर रवाना हो जाता। सुबह बड़की जानबूझकर अंगड़ाई लेकर छुटकी के सामने से छम छम करती निकलती तो छुटकी जल भुनकर मुंह बिदकाकर मनी मन बड़बड़ाती, ये भी कोई आना हुआ कि आए और ऑटो पर बुखार की तरह पेशाब सा करके भाग लिया। अरे परसों पिल्लूड़ी का पापा आ रहा है छुट्टी, तब देखूंगी इसका उसको। फिर कुछ सोचकर उसकी छाती में गुलगुली सी उठने लगती। बस एक फागुन का महीना ऐसा आता कि लड़ने झगड़ने की दोनों को फुर्सत नहीं मिलती। दोनों बहनें मोहल्ले की औरतों की अगुवाई करती। रात के तीसरे पहर तक होली का नाच गान चलता रहता। दोनों को अगर लड़ने की हुलहुली छूटती तो होली के नाच और गीतों के माध्यम से कसर पूरी कर डालती। औरतों के घेरदार झुंड के बीच छुटकी घूमर दे देकर नाचती गाती जाती। ओ मैया मेरो एक बलम होगा भरती, कुण जोते गो 18 बीघे धरती। औरतें ताली बजा बजा कर गीत की बोल मस्ती में दौड़ाती। बड़की भी कहाँ पीछे रहती, वे अपनी बारी आने पर कोयल की तरफ कूक उठती। होरी मोसे खेल बसंती आवो फागुना, ठाड़ी ठाड़ी को उमग रहे जुगना। फिर एक के बाद एक छुटकी को चिढ़ाने की गरज से गाती, चना में आ गई घेगरिया, रमजोल गड़ा दे देवरिया। नाचते गाते रात का तीसरा पहर बीत जाता। दोनों बहनें मिलकर हर दिन अलग अलग तरह का स्वांग भरती।
कभी लोपिटा लोपिटन, कभी फौजी तो कभी सिपाही, और कभी लखेरा लखेरन। देखने वालों को मुझसे वाह छुटकी, वाह वड़की निकलता तो वो आपस में गुर्रा कर अपनी खुशी जाहिर करते। धुलियांडी के दिन पानी से तरबतर हुए कपड़े एक हाथ से संभाल कर एक हाथ में लठ थामे जब वे अपने मोहल्लों के देवर जेठों के पीछे दौड़ लगाती तो दौड़ने वालों को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देती। ज्यादातर फौजी या तो होली पर छुट्टी आते या होली के तुरंत बाद। छुटकी का हवलदार होली बाद ही छुट्टी करा सका। छुटकी होली पर उम्मीद लगाए बैठी थी। हवलदार 1 महीने की छुट्टी पर घर आया तो घर में चहल पहल बढ़नी थी। हवलदार को दोनों के बच्चे चॉकलेट और मिठाई के लालच में हर वक्त घेरे रहते। छुटकी की ऐंठ और ठसक, सॉरी बीच में कुछ व्यवधान आया था। छुटकी की ऐंठ और ठसक देखने लायक थी। फौजी की उपस्थिति के कारण दोनों के पेट में आफरा जैसा कुछ महसूस होता तो आंखों ही आंखों में तथा हाथों के अपने ईजाद किए गए अजीब अजीब व गरीब इशारों से लड़ लेती। मकान की पौड़ी से सेहूबत जब कभी दोनों एक साथ बाहर निकलती या अंदर आती तो छुटकी कोहनी या मस्का लगाकर धीमे स्वर में चुनौती देती, अब बोल कर देख, तेरा टेंटुआ दबा दूंगी। बड़की मनी मन जहर का घूंट पीकर कहती, अरे 1 महीना बाद तेरी घाघरी की लीन लीन नहीं करी तो मैं अपनी माजाई नहीं। खुलकर लड़े हुए और गुत्थम गुत्था हुए फौजी के कारण कई रोज हो चुके थे। एक दिन जब हवलदार रम की बोतलें, शैम्पू, क्रीम, साबुन, सोडा वगैरह लेने शहर की मिलिट्री कैंटीन को गया तो मैदान खाली मिला। अचानक आकाश में काफी नीचे उड़ते हवाई जहाज को देखकर छुटकी अपने बच्चे से बड़की को सुनाकर बोली, तेरे पप्पा इसी चील गाड़ी में बैठकर रोज अपने मकान के ऊपर से जाते हैं। एक दिन तो तेरे पापा ने झाला देकर मुझे भी बुलाया था। बड़की ने सुना, सुनकर बहुत गुस्सा आया। अरे झूठ की भी हद होती है, बड़ी अंग्रेजी झाड़ने लगी है, अगर मगर क्या मुझे जैसे शब्द उन्हें अंग्रेजी के लगते। वे जीभ निकाल कर बोली, अरे कभी बाइसिकल भी देखी है, बिल्ला की मेहतारी, चीलगाड़ी की दिरानी। अरे बिल्ला की मेहतारी होगी तू, तो को मतलब का। अरे बिल्ला का बीमारी है मेरे आगे। बड़की अपने अफसर पति का रौब दिखाती पर दांत पीस कर तगादा करती, पर पिछली साल के मेरे 100 रुपया ब्याज समेत चुका दे पहले नाकदार। चील गाड़ी में तो पीछे बैठी हूँ। अरे काहे 100 रुपया, 100 का नोट कीमती भी है। 10 दिन तो ठसकदार तू दूध और सब्जी मांग कर ले गई, सो तेरा कुछ भी भूल चुक में लिया होगा वो चुक्कम चुक्का। छुटकी साफ पलट गई। उस दिन वे जमकर लड़ी। कसर यह रही कि फौजी के डर से पटका पछाड़ी नहीं हुई। दोपहर में दोनों ने थकान की वजह से आई नींद की पूर्ति भी की। बूढ़ी सास समझ गई कि आज उसकी रोटियों का राम जी धनी है। दोनों अनपढ़ होने के कारण पैसों का हिसाब इस ढंग से करती कि सामने वाला माथा पीटता रह जाता। दोनों में करीबन रोज हिसाब होता लेकिन कमबख्त हिसाब का ओर छोर दोनों को ही नहीं मिलता, इसलिए हिसाब फिर अधूरा रह जाता। बड़की हमेशा अपना मोबाइल ब्लाउज में खोसे रहती। कोई दूसरी इस बाबत पूछती तो चिंता भरी ठसक में कहती, जमाना खराब है भेणा, जाने कब गोली के पापा का फोन आ टपके, सो मैं तो हैंगते मुँहते भी से संग रखूं भेणा। अब कोई जले तो खूब जला। छुटकी दूसरी के जरिए ऐसा सुनती तो वह भी कहाँ पीछे रहती। शाम को 4-5 अपनी मल मिलता औरतों के सामने छुटकी शुरू हो जाती, अब की तो मैं भी हवलदार के संग जाऊंगी, जिंदगी में घूम ले सो है, देख ले सो है। मैं भी चील गाड़ी में बैठकर मौजी था। कोई छुटकी की बात को बड़े ध्यान से सुनती तो कोई इस कान से सुनकर उस कान से निकालकर नित्य क्रम में ध्यान देने लगा। हवलदार की छुट्टी पूरी हो चुकी थी, सामान जमाया जाने लगा तो छुट्टी ने साथ चलने की जिद पकड़ कर कहा, मैं भी चलूंगी कुछ भी हो। और बच्चे, हवलदार ने पूछा। अरे माँ जी संभाल लेंगी, 1 महीना आगरा घूम कर वापस आ जाऊंगी। हवलदार आगरा में तैनात था, उसने काफी समझा कि क्वार्टर मिलने में दिक्कत होगी, घुमाने के लिए वक्त मिल भी सकता है और नहीं भी। सास ने भी टोका। बच्चे भी साथ चलने को मचे लेकिन छुट्टी नहीं मिली। फौजी चाहे अफसर के हुक्म में टालम टोल कर दे मगर बीवी के हुक्म में कोताही नहीं कर सकता। हार कर उसने शाम को अवध एक्सप्रेस से चलने को तैयार हो जाने के लिए कह दिया। छुटकी को गए हुए अभी मुश्किल से 10 दिन ही गुजरे थे कि बड़की बीमार हो गई। गांव के झोला छाप डॉक्टर और नीम हकीमों से दवाई ली मगर कोई फायदा नहीं हुआ। भैरव भूमिया भी ढोकते रहे। पति को मोबाइल से खबर की तो दौड़ा दौड़ा आया, शहर ले गया, बड़ी अस्पताल के डॉक्टर को दिखाया, वो भी घर पर।
डॉक्टर ने मर्ज की सामान्य जानकारी मरीज से ली। बड़की ने बीमार आवाज में बताया, भूख नहीं लगे, खोपड़ी में दाएं दाएं होती रहती है, रात को नींद गायब, पेट हर वक्त फूला फूला रहता है, वायु उसरे 7 दिन हो गए। डॉक्टर ने कहा, जीभ निकालो। बड़की ने तुरंत अपनी चिकनी जीभ बाहर निकाली। अरे जोर से मुंह फाड़ो। बड़की ने सुरसा की तरह मुंह फाड़ा। तो डॉक्टर को कहना पड़ा, बस 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 बस। फिर डॉक्टर ने आला लगाकर धड़कनें सुनी, नब्ज देखकर कहा, हाजमा खराब है, इस वजह से अन्य बीमारियां पनप रही हैं। उसने अपनी फीस लेकर पर्चा में दवाएं लिखी और साथ में ये हिदायत भी दी कि 3 दिन बाद मरीज को एक बार फिर दिखा दें। दवाइयां खरीदकर बड़की को उसका पति गांव छोड़ाया। बड़की सुबह शाम बताए गए तरीके से नियमित दवाइयां लेने लगी। 3 दिन हो चुके थे मगर उसे आराम नहीं मिला। 3 दिन बाद बड़की का पति उसे लेकर फिर शहर आया। अब की बार स्पेशलिस्ट फिजिशियन को दिखाया। सारे जरूरी चेकअप भी करवाए गए। फिजिशियन ने जांच रिपोर्ट देखकर कहा, मुझे कोई खराबी भी नजर नहीं आती, फिर भी कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, 5 दिन बाद फिर आ जाना। बड़की ने सुना दिया, तमक कर डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल आई। डॉक्टर मरीज के इस व्यवहार से हतप्रभ रह गया। पति उसके पीछे पीछे लपका। वह अपने पति से आंखें तरीर कर बोली, अरे कौन के पास ले आया, ये 2 कक्का की पूंछ भी नहीं जानता, इलाज का भट्टी की राख करोगे। और वो वापस घर आ गई। रात को उसने अपने बड़े बेटे से कहा, चचा को फोन लगा आगरा, तेरी मौसी से बात करूंगी। बेटे ने फोन लगाया। हवलदार ड्यूटी से ऑफ होकर क्वार्टर पर आ चुका था। फोन उसने ही उठाया। हेलो, कौन? मैं गोलू। हाँ गोलू बोल, क्या समाचार है घर के? सब ठीक है चाचा। और बूढ़ी माँ ठीक है? हाँ ठीक है चाचा। मौसी को फोन दे, मम्मी बात करेगी। हवलदार ने छुटकी के हाथ में फोन देकर बताया, घर से फोन है। छुटकी ने झपट कर फोन कान से लगाया। छूटते ही बोली, मैं छुटकी, तू कौन? मैं बड़की बोलती, नट्टी, मौसू बोलवे की क्या जरूरत है? लाल किला ताजमहल देखा, तेरे हड्डादारी, मैं तो पहले ही बीमार हूँ, घुट घुट कर मरेगी। अरे चीलगाड़ी में बैठी का, अरे बोल मत दे भूतनी, मैं भी बीमार हूँ, आगरे का पानी नहीं लगा, मुझे अकेली छोड़कर कसम संग मौज करने गई थी ने, भुगतेगी भुगत। अरे तू तो बिल्लीदारी पिछले जन्म की। अरे दूर से शेरनी बनती है छचूंदर, असल बाप की बेटी है तो गांव में आकर लड़। बड़की ने फिर ललकारा, बनती है फौजी की लुगाई। 2 दिन बाद आ रही हूँ दारी, तेरी चुटिया पकड़ फिरा फिरा के नी फेंका तो असल बाप की बेटी मत कहियो। चुटकी ने फोन पर ही तार ठोक दी। फौजी उजवक की तरह बस सुने जा रहा था। उसकी बौद्धिक पहुंच से दूर छुटकी उसे पहेली सी नजर आ रही थी। बड़की ने छुटकी के 2 दिन बाद आने की बात सुनकर अपने मोबाइल का स्विच तुरंत ऑफ कर दिया। उस रात उसने एक बालिश्त रोटियां डकारी, थाली भरकर दूध और रबड़ी गटकी। दूसरे दिन दवाइयों की पोटली उठाकर बाहर घूरे पर फेंक आई और बोली, कल रात जैसी नींद मुझे पिछले 12-15 दिनों में कभी नहीं आई। धन्यवाद दोस्तों। और ये कहानी थी दो बहनें, जिस पर पटाखा फिल्म बनाई गई थी। और मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात कह चुका, चूँकि मुझे लगा अभी मुझे कहते हुए 1.5 घंटा हो चुका है और आप भी सुनते सुनते मुझे लगा 1.5 घंटा किसी को सुना बहुत बड़े जिगर का काम है। और हाँ गीता जी, आपने फिल्म देखी और आपने समीक्षा भी लिखी थी, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, तमाम दोस्तों, उन दोस्तों का शुक्रिया जो जिन्होंने मुझ जैसे आदमी को सुना और मुझे अच्छा लगा आपके बीच आकर। और मैं अर्पण जी का भी और जन सुलभ पुस्तकालय का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन तमाम दोस्तों को जिन्होंने अपना मेरे लिए वक्त निकाला, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं दोस्तों 1.5 घंटा हो चुका है मेरे ख्याल से, 1.5 घंटा मेरा भी थूक सूखने को है भैया, प्यास लगी बहुत जबरदस्त। तो दोस्तों, तमाम आपका सबका प्यार मोहब्बत यूं बना रहे हम जैसे दोस्तों के ऊपर और दोस्ती बरकरार रहे। शुभ रात्रि, आप सभी को नमस्कार।